वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्पल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसका कंडक्शन कैसे हुआ। आज हम देखेंगे ये जो हमारा इम्पल्स जो जनरेट हुआ था उसको बाकी किसी न्यूरॉन में या मसल सेल्स में उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन जो हो रहा है ये हम देखते हैं जंक्शन के थ्रू होता है जिसको हम कहते हैं साइनाप्स। तो जैसा एनसीईआरटी में भी मेंशन है वही वाली चीज हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अकर थ्रू अ जंक्शन नोन एज साइनाप्स। अब ये साइनाप्स जो है ये क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है वो देखते हैं। तो इट इंक्लूड्स प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन या इसको हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, और थर्ड हम देखेंगे साइनाप्टिक क्लेफ्ट। अब ये क्या क्या चीजें हैं जल्दी से हम पता करते हैं। तो देखो साइनाप्स क्या बताया गया है, जंक्शन बताया गया है, ठीक है। अब ये जंक्शन क्या क्या चीजों से बन रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी एक एक्सॉन टर्मिनल है मान लेते हैं, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल है, ये जो आप देख रहे हो ये प्री है, ये पहले है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। फिर हम देखेंगे इसके जस्ट नीचे अगर बाद में आया साइनाप्टिक, हम देख रहे हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट के, उसको हमने क्या बोला, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। इतना हमें समझ में आ रहा है, ये पहले है इसलिए प्री साइनाप्टिक, ये बाद में है तो ये क्या कहलाएगा, पोस्ट साइनाप्टिक। अब बीच में ये स्पेस देख रहे हो बच्चों, ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट। ओके, तो ये हमारा साइनाप्टिक क्लेफ्ट होता है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। आमतौर पे बच्चे क्या सोचते हैं, ये जो गैप है बिटवीन दीज टू न्यूरॉन्स उसको बोलते हैं साइनाप्स। ये तो गलत हो जाएगा, जो पूरा जंक्शन है इस पूरे को मिला के हम कहते हैं साइनाप्स। जिस प्रोसेस से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। इतना क्लियर। ये तीन चीजें हैं, प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनाप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तो था हमारा साइनाप्स के बारे में। अब देखते हैं ये साइनाप्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो टाइप के साइनाप्सेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनाप्स, सेकंड जो हमारे पास है वो है केमिकल साइनाप्स। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनाप्स को। अब ये इलेक्ट्रिकल साइनाप्स क्या चीज़ है, देखो इसमें क्या होता है, जो एक न्यूरॉन है वो एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है टू अनदर न्यूरॉन। देख लो कितनी पास पास है ये, ठीक है। तो हम देखेंगे बोथ द मेम्ब्रेन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एकदम पास पास चिपके हुए हैं, तो क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या देखा हमने, दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस, वो यहाँ पर एब्सेंट है। तो हम देखेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इज एब्सेंट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब भाई ये ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे से कैसे होगा, ये भी तो दिक्कत की बात है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन आप लोगों ने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की लाइन है। ये क्या करते हैं, इसमें अच्छा खासा साइटोप्लाज्म का कांटेक्ट होता है दो सेल्स का,
जिसकी वजह से हम देखेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, इन सब का ट्रांसफर आराम से हो रहा है। अब क्योंकि इन सब चीज़ों का इतना क्विक ट्रांसफर हो रहा है, आराम से हो रहा है, तो बहुत क्विकली इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, गैप जंक्शन इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं क्या होगा, जो नर्व ट्रांसमिशन होगा वो बहुत क्विक होगा। ठीक है, गैप जंक्शन इज प्रेजेंट, देयरफॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर। मतलब हम देखेंगे केमिकल जो साइनेप्स है उससे ज़्यादा तेज है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत रेयर होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि हर कॉमनली हम देखेंगे हर जगह पे ये मिल रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ऐसा नहीं है। तो ये रेयर होता है हम लोगों में। आखिरी चीज़ हम इसमें देखते हैं, कंडक्शन इतना क्विक होता है कि हमें ऐसा लगेगा, जो यहाँ पे ट्रांसमिशन है वो इतना क्विक है कि हमें ऐसा लगेगा कि एक एक्सॉन में ही कंडक्शन हो रहा है नोड्स ऑफ रैनवियर के बीच में। तो इतना फास्ट होता है। मैं यहाँ लिखती हूँ, इट इज सीम्स लाइक कंडक्शन इन एन एक्सॉन। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्लियर है आपको? क्या देखा हमने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कि दोनों जो न्यूरॉन्स हैं दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इतनी पास है कि इनके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट है। अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा? वो होगा विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। ठीक है, गैप जंक्शन क्या करते हैं, दे अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। ये वाली लाइन सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि अब ये गैप जंक्शन है, इससे क्या हो रहा है, इससे जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है बहुत क्विक हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे अंदर ना रेयर होता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग ये सोच सकते हो कि मैम इतना क्विक है ट्रांसपोर्ट और इतना क्विक हमारा केमिकल साइनेप्स में नहीं है, तो ये ज़्यादा एडवांस है। कायदे से तो यही होना चाहिए ना, जो जल्दी काम करे वो ज़्यादा बढ़िया है हमारे लिए। हम इसको क्यों बोल रहे हैं इतना एडवांस नहीं है, इसको हम क्यों ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारी बॉडी में इतना रेयर है। अब देखो रेयर होने का चांस कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ होता है बच्चों, इसमें क्या होगा, इम्पल्स हमेशा आगे जाती रहेगी जाती रहेगी। तो इसमें जो इम्पल्स है वो कैसी, हमेशा एक्साइटेटरी। कभी कभार तो इम्पल्स को जाके खत्म है ना, रुकना है ना, हर एक इम्पल्स को हम नहीं चाहते कि वो हमेशा कंटिन्यूस चलते रहे, एक पॉइंट पे आके रोकना है उसको। तो आप देखोगे केमिकल में एक्साइटेटरी भी हो सकती है इम्पल्स, या इनहिबिटरी भी हो सकती है, पर यहाँ पे हमेशा कैसे होते हैं इम्पल्स, एक्साइटेटरी, और यही इसका ड्रॉबैक है, और इसी वजह से ये हमारी बॉडी में बहुत रेयर है। इतना क्लियर है? ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे जो इम्पल्स होते हैं इट इज़ ऑलवेज एक्साइटेटरी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का ये पॉइंट कि इम्पल्सेस आर ऑलवेज एक्साइटेटरी। तो आई होप आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग केमिकल साइनेप्स की तरफ। ये डायग्राम देखा दिखाया लग रहा है? अगर नहीं देखा दिखाया तो बहुत पिटाई होने वाली है तुम्हारी, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में हम देखते हैं केमिकल साइनेप्स के बारे में। तो देखो केमिकल साइनेप्स, यहाँ पे किसी केमिकल की बात हो रही है। ये कौन सा केमिकल है हमारा, ये जो हमारा केमिकल है ये है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो आप लोगों ने इम्पल्स कंडक्शन में एक चीज़ देखी थी, क्या हुआ था लास्ट में जब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे, जैसे ही एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई, उसने क्या किया, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है उसको क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया। अब क्या होगा, बाहर से आए कैल्शियम, एक बार मैं साथ साथ लिखते रहती हूँ यहाँ पे क्या हुआ, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। सो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ने क्या किया, ओपन कर दिया कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इससे क्या हुआ, बहुत सारे कैल्शियम आयन के अंदर एंट्री होने लग गई। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, कैल्शियम आयन की एंट्री होने से
कैल्शियम आयन क्या करता है, पुशेस साइनैप्टिक वेसिकल्स टू पेरिफेरी। तो हमने क्या देखा, जो कैल्शियम आया वही साइनैप्टिक वेसिकल्स से लेके चिपक के यहाँ पे क्या हुआ, उसको धकेल के एकदम कहाँ पे ले आया, पेरिफेरी में। पेरिफेरी में आने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या पाया जा रहा है भाई, इसके अंदर साइनैप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जा रहे हैं। 10,000 जो होता है अमाउंट पाया जाता है एक साइनैप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर का। अब ये पूरा का पूरा साइनैप्टिक वेसिकल को लेके गया पेरिफेरी में, और यहाँ पर जाके क्या होगा, ये साइनैप्टिक वेसिकल कर जाता है बर्स्ट, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज हो जाते हैं कहाँ पे, साइनैप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पेरिफेरी में लेके गया उसके बाद हमने देखा कि साइनैप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट एंड neurotransmitters are released out through exocytosis। तो इतनी कहानी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, क्या हुआ था एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई उसने क्या किया, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोले, उससे क्या हुआ, बाहर से अंदर कैल्शियम आयन की एंट्री हो गई। कैल्शियम आयन ने साइनैप्टिक वेसिकल को धकेल के कहाँ पे लेके आया, पेरिफेरी में। पेरिफेरी में लाने के बाद जो भी इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता वो सारा बर्स्ट करके बाहर निकल गया इनटू साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इतना हमें क्लियर है, और वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो, अब जो हमारे पास शहंशाह है जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा वो कौन है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आगे कैसे रिसेप्टर हैं या कैसे आयन चैनल्स हैं जो खुल सकते हैं, हम देखेंगे जो इम्पल्स जा रही है वो तो आगे जाके एक्साइट भी हो सकती है या इनहिबिट भी हो सकती है। ये सारी चीज़ अब डिपेंड करिए किस पे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पे। तो देखो आगे क्या हुआ, जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ उन सब वो सारे जाके बाइंड कर जाते हैं किससे, अपने रिसेप्टर से, जो कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में। इतना क्लियर, जितना भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था वो जाके बाइंड कर जाता है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले रिसेप्टर के साथ। अब क्या सारा बाइंड हो जाएगा, कुछ तो बच जाएगा ना। अब वो जो बच जाएगा उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एसिटाइल कोलिन, ये एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, ये यूज़ होता ही है। इसका जो एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट कर लेता है उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। तो जितना भी बचा खुचा है यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस सबको ये खा जाता है। एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब ये इम्पल्स यहाँ आगे जाएगी ना उसके बाद ये वाला जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है या ये फिर से पूरा क्लीन हो जाना चाहिए, इसमें अभी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला काम हमारा यहाँ पे कर लिया एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस ने। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना कोई अलग एंजाइम होता है। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाइंड कर जाता है हमारा किससे, रिसेप्टर से। अब देखो क्या होता है, अब हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है ये आगे जाके इम्पल्स को कंडक्ट करेगा या उसको वहीं पे इनहिबिट कर देगा। तो अब देखो ये कैसे पता करेंगे हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी क्या करते हैं, जब वो पहुंचते हैं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में, यहाँ पर वो खोल देते हैं सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल। अब सोडियम के चैनल खुल गए बच्चों तो क्या होगा बताओ, डीपोलराइजेशन। और अगर डीपोलराइजेशन हो गई तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जाएगी, उसका मतलब क्या हुआ, इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी किसने की, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने। और अगर यही हम देखें कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये क्या कर सकता है, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये दो चीज़ों से हम देख सकते हैं आगे आने वाली इम्पल्स को इनहिबिट कर सकता है। पहली चीज़ है क्या करेगा, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खोल देगा।
अब देखो पोटेशियम के जब वोल्टेज गेटेड चैनल खुले थे तो पोटेशियम का क्या हुआ था, इनफ्लक्स हुआ था कि इफ्लक्स हुआ था, बाहर निकले थे ना, तो इफ्लक्स हो जाएगा। अब जब हम देखेंगे अंदर जो हमारा चार्ज है, पहले अभी मान लेते हैं अगर डीपोलराइज होता तो पॉजिटिव होता, पर अभी तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे इम्पल्स पहुंची नहीं है। पर अगर यहाँ पे पहले ही पोटेशियम आयन सारे बाहर निकल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो अंदर कैसा चार्ज होने लग जाएगा, नेगेटिव। तो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के केस में हमने क्या देखा कि हमारा जो अंदर का मेम्ब्रेन है जो -70 पहले था, इसमें से और हम देखेंगे पोटेशियम आयन बाहर निकल गए, तो ये कौन सी वाली स्टेज पे आ जाएगा, -90। और -90 वाली स्टेज को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कभी भी हाइपर पोलराइज स्टेट में हम देखते हैं क्या ये रिसीव करेगा स्टिमुलस को, नहीं करेगा। क्यों, कौन से पीरियड में है ये, जल्दी से मुझे बताओ आप लोग कमेंट में, या जब तक तुम लोग मेहनत करोगे कमेंट में लिखने की तब तक मैं ही बता देती हूँ कि ये इस टाइम पे किसमें है, रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, तो ये अभी रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं किसी स्टिमुलस को। आया समझ। तो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खोल दिए, जिससे क्या हुआ, सारा पोटेशियम बाहर, अंदर हो गया नेगेटिव चार्ज। एक्साइटेटरी में हमने क्या देखा था, डीपोलराइजेशन हो गया था। वही हम देख रहे हैं इनिबिटरी में क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन। और ज़रूरी नहीं है हमेशा हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, कभी कभार हम देखते हैं क्लोराइड चैनल भी खुल जाते हैं। क्लोराइड के जो चैनल खुलते हैं तो उसकी बाहर से अंदर एंट्री होती है। तो अब फिर से यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे -70 है, क्लोराइड के चैनल खुले, बाहर हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो क्लोराइड होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, तो बाहर से अभी अंदर आना शुरू करेगा, अंदर आएगा, नेगेटिवली चार्ज है ये आयन, तो ये -70 से क्या होगा, और नेगेटिव होगा, -80, -90, फिर से कौन सी कंडीशन में आ गया, हाइपर पोलराइज कंडीशन में आ गया। और जब ये हाइपर पोलराइज हो गया तो क्या ये आगे इम्पल्स का कंडक्शन करेगा, नहीं करेगा। इतना समझ में आया। ये था फंडा हमारा एक्साइटेटरी और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। क्यों मैंने बताया कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है यही शहंशाह है, क्योंकि यही अब रिस्पॉन्सिबल है आगे इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए, या उस ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसको इनिबिट करने के लिए। इतना क्लियर है। एक बार इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक वेसिकल से निकला, अब वो क्या करेगा, वो बाइंड कर जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड to receptors present on postsynaptic membrane। ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर गए और एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, एंड जनरेट पोटेंशियल। यहीं पर एक चीज और हम ध्यान रखते हैं, जितना भी बचा खुचा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उसका क्या हुआ, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं एंजाइम। मैं लिख देती हूँ, रिमेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स। ठीक है जी। तो अब ये बाइंड कर रहे हैं रिसेप्टर के साथ और इसने क्या किया, एक पोटेंशियल जनरेट किया। अब अगर ये हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक्साइटेटरी है तो क्या होगा, इनिबिटरी है तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो इन केस ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पे हम देखते हैं इन केस ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इतना ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो कौन से चैनल खुलेंगे, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन लीडिंग टू डीपोलराइजेशन।
ठीक है, डीपोलराइजेशन हो गया। अब हम देखेंगे आगे जो है इम्पल्स का ट्रांसमिशन तो डेफिनेटली होगा, और जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पोटेंशियल इज नोन एज एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, EPSP, ये आपको ध्यान रखना है, EPSP। इस केस में हमने देखा इम्पल्स का आगे कंडक्शन होना ही होना है। अब बात करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के केस में क्या होगा। इसमें हम देखेंगे या तो खुलेंगे पोटेशियम के चैनल, पोटेशियम के चैनल खुल गए तो क्या होगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक्सोप्लाज्म है उसमें हम देखेंगे पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा है। बताया था ना आपको, इंट्रासेलुलर एक्सोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हमारा पोटेशियम आयन। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर क्लोराइड वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन्स, और इससे क्या होगा, इट लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हो गया मतलब रिफ्रैक्टरी पीरियड आ गया, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, सो लीडिंग टू हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। अब आगे इम्पल्स का कंडक्शन स्टॉप हो गया, इनहिबिट हो गया। क्लियर। अब इस केस में जो हम देखेंगे पोटेंशियल जनरेट हुआ वो कौन सा है, सो द पोटेंशियल जनरेटेड इज नोन एज इनहिबिटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल, और इसी को हम कहते हैं IPSP। IPSP, इतना क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई। ये हमने देखा क्या हुआ, बाइंड कर गया वो रिसेप्टर के साथ, फिर देख रहे हैं कि एक पोटेंशियल जनरेट करे, वो पोटेंशियल एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल भी हो सकता है या इनहिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो क्या हो जाएगा आगे चल के, डीपोलराइजेशन। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो आगे चल के क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हो गया मतलब रिफ्रैक्टरी पीरियड आ गया, अब ये किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब जब आगे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड ही नहीं करा तो इम्पल्स का आगे कंडक्शन कैसे ही होगा, नहीं होगा, तो इम्पल्स वहीं पे रुक जाएगी। इतना क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा साइनैप्स के बारे में, ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ये कौन कौन से हैं। ओके, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो टाइप में हम देखेंगे, मैंने बताया दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक्साइटेटरी या इसको हम स्टिमुलेटरी भी बोलते हैं या स्टिमुलेटिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, और दूसरे हमारे क्या हो गए, इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है बच्चों, ये मोस्ट कॉमनली यूज जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है। मैक्सिमम केसेस में हम लोग देखेंगे एक्साइटेटरी है, बट इक्का दुक्का चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि ये इनहिबिटरी का काम भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे हार्ट रेट जो है उसको डिक्रीज करने का काम हमारा किसका होता है, एसिटाइल कोलिन का। रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको डिक्रीज करने में कौन काम कर रहा है, हमारा एसिटाइल कोलिन कर रहा है। ठीक है, बट मैक्सिमम केसेस हम देखेंगे कैसा ये एक्साइटेटरी है। इतना क्लियर है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। अच्छा, यहीं पे एक मेरे को क्वेश्चन याद आया, तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट में। जो एसिटाइल कोलिन है इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी जो दो न्यूरोट्रांसमीटर, बाकी जो इसके न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो देखते हैं। सेकेंड हम देखेंगे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, फिर हम देखेंगे ग्लूटामेट,
और भी इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, मोस्ट कॉमनली हम लोग ये सारे देखते हैं। फिर पहुंचते हैं इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ। इनिबिटरी वाले कौन कौन से हैं? पहला जो है हमारे पास वो है गाबा। अब ये गाबा क्या है? गाबा तो ऐसा लग रहा है कोई पंजाबी कोई सिंगर है उसका नाम है, लेकिन वो गाबा नहीं है। ये गाबा क्या है? गामा अमीनो बिटायरिक एसिड, ये गामा वाला जी है, ठीक है। और ये गाबा अगर आप मुझे बताओ इसका केमिकल नेचर वो क्या है, जल्दी से बताओ मुझे आप कमेंट में। हिंट दे देती हूँ कि बायोमोलिक्यूल में आपने ये गाबा के बारे में पढ़ा होगा, तो इसको मेरे को कमेंट में बताओ। तो ये तो हो गया हमारे पास गाबा। और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इनिबिटरी हैं? सेरोटोनिन, डोपामीन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये जो सारे हैं आप देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं एक्साइटेटरी और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के। इन्हीं की वजह से हम देखते हैं आगे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, और इन्हीं महानुभव की वजह से हम देखते हैं आगे इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, इनिबिट हो जाएगा। नाम में ही आ रहा है इसके इनिबिटरी। तो यहाँ तक हमने देखा साइनाप्स के बारे में, उसके अंदर यूज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनाप्स के बारे में देख लिया। इलेक्ट्रिकल फास्ट है, केमिकल कंपैरेटिवली स्लो है। इलेक्ट्रिकल में हम क्या देख रहे हैं कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है, यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल रेयर है, साइनेप्टिक हम देखेंगे जो केमिकल है वो हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमनली यही चीज़ यूज हो रहा है। और मैंने जैसे बोलता है ये बहुत फास्ट है लेकिन फिर भी इतना एडवांस नहीं है, ये स्लो है फिर भी एडवांस है, ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ एक्साइटेटरी स्टिमुलस जो है वो क्रिएट कर पा रहा है। जो केमिकल वाला है वो एक्साइटेटरी एज वेल एज इनिबिटरी दोनों टाइप के इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। इतना क्लियर है सबको? ओके जी। अब आ जाते हैं जल्दी से हमारे लास्ट टॉपिक पे। तो जो लास्ट टॉपिक है वो जल्दी से देखते हैं क्या है बच्चों? साइनेप्टिक डिले एंड साइनेप्टिक फटीग। अब भाई इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। साइनेप्टिक डिले, डिले का मतलब क्या हुआ? देर हो गया, साइनेप्स होने में देर हो रही है, तो क्या होगा? डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब ये देर कैसे हो सकती है ये देखते हैं बच्चों। या तो ये हो सकता है कि एक एक्सॉन है और उसको रिसीव करने के लिए बहुत सारे डेंड्रॉन हैं, ठीक है। या तो ये केस हो सकता है, या क्या होगा? बहुत सारे डेंड्रॉन हैं, बहुत सारे एक्सॉन हैं और उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ एक डेंड्रॉन है। इसको ऐसे समझो भाई, बहुत सारी छोटी छोटी रोड्स हैं, इस पर हम देख रहे हैं ट्रैफिक है, बहुत सारी कार्स हैं, उनको जब एक रोड पे आना होता है तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या देखते हैं? ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, वही वाली चीज़ यहाँ पे ही। तो जाने में क्या हो जाता है? देर हो जाती है ना इस मेन रास्ते में आने पे। वो देर क्या है? वो डिले तो है हमारा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? साइनेप्टिक डिले। सेम हम देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है कि एक एक्सॉन है, उससे रिसीव करने वाले सारे हम देखेंगे यहाँ पे डेंड्रॉन है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 मिली वोल्ट का जो है इम्पल्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बढ़ जाएगा 2.5 मिली वोल्ट ना, ऐसे नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये सब में भले इसको टाइम लगेगा इकट्ठा करेगा, लेकिन ये जो 10 मिली वोल्ट का यहाँ पे करंट जो जा रहा है वो इसमें भी 10 जाएगा, इसमें भी और इसमें भी 10 जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब ये 2.5 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एक थ्रेश होल्ड पर ही काम करता है। 10 एक थ्रेश होल्ड है, अगर वो 2.5 हो गया तो क्या हो गया? वो थ्रेश होल्ड रहा, वो तो सब थ्रेश होल्ड हो गया, तो इस पे इम्पल्स आगे जाएगा ही नहीं। क्लियर? तो इसलिए जो थ्रेशोल्ड यहाँ पर है वही सारा इनमें भी रहेगा। तो ये था हमारा साइनेप्टिक डिले के बारे में। अब हम देखते हैं साइनेप्टिक फटीग। फटीग का मतलब क्या हो जाता है? थक जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो थक गए हैं, एक्चुअल में नहीं थक गए हैं। क्या होता है? कंटिन्यूस स्टिमुलस आए जा रहा है, इतनी इम्पल्स आ गई कि एक पॉइंट पे आके हम क्या देख रहे हैं कि जो साइनेप्टिक वेसाइकल है उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब हम देख रहे थे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो भी कंडक्शन हो रहा है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए।
तो क्या आगे इम्पल्स का कंडक्शन होगा? नहीं होगा। तो वो कुछ पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हम देखेंगे कि वो वहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है कि परमानेंट है कि उसके बाद कभी होएगा ही नहीं, नहीं। विद इन फ्यू सेकेंड्स हम देखते हैं फिर से रिप्लेनिश हो जाते हैं वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फिर से वो नर्व का ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फटीग में क्या चीज़ होती है? इट अकर्स बिकॉज ऑफ रिपीटेड ट्रांसमिशन of nerve impulse leading to exhaustion of neurotransmitters in synaptic vesicles। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो आज के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, जल्दी से देखते हैं। इफ गाबा इज रिलीज एट साइनैप्स व्हाट वुड हैपन? तो इन चारों में से क्या चीज़ होने वाली है? सेकेंड हम देखते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें कौन सा ऑड वन आउट है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, या कैसे भी आपको लग रहा है कि कौन सा इसमें से अलग है, वो वाली चीज़ आपको बतानी है। तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछिए। ठीक है, थैंक यू।